हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आपके अपने YouTube चैनल अपनी शिक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी जो अच्छी बात है उसके अंदर हमारे मेहमान हैं श्री लीलाधर जी सर। अपन लीलाधर जी सर से उनके जीवन परिचय के बारे में और जो जीवन के इन्होंने स्ट्रगल देखे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो अपने जो स्टूडेंट्स वर्ग है, युवा वर्ग है की जो अच्छी बात है, इस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा सर ने बता ही दिया, मेरा नाम लीलाधर प्रजापत है और मैं श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से हूं। जी सर, थोड़ा सा अच्छी बात के बारे में आपको और बता दूं कि जैसे मैंने भी अपने जीवन के अंदर काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ भी है, तो मैं अपने जो जीवन के एक्सपीरियंस है वो अपने जो साथी युवा हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इसी कड़ी के अंदर मेरे जैसे आप जैसे साथी बहुत से मिले हैं मुझे, जिन्होंने भी अपने जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष किए हैं, ताकि उन जो हमारे जो युवा साथी हैं उनको अपन अपने जीवन के बारे में बता सकें, ताकि वो मोटिवेट हो, डिमोटिवेट नहीं हो कि उनके साथ जैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल करने से अच्छा एक्सपीरियंस आएगा और अच्छे एक्सपीरियंस से हमें अच्छी सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं, और इसी को अपन ने अच्छी बात का नाम दिया है। बिल्कुल प्रमोद जी, आपने बहुत ही सही कहा। देखो, पूरा जो जीवन है मानव का पूरा जीवन, कोई से भी व्यक्ति को आप देख लो, पूरा जीवन है वो संघर्ष से भरा पड़ा है। आप ये नहीं कि आपने स्ट्रगल किया है या फिर फलाने ने किया है, उसने किया है, कोई से भी व्यक्ति को आप देख लो, क्योंकि ये जो जीवन है, जीवन ही संघर्ष का नाम ही जीवन है। देखो, मैं तो ये कहूँगा, ये जीवन है ना, ये एक तरह से संघर्ष ही है। और संघर्ष जब जीवन में नहीं रहेगा ना, तो वो फिर उदासीन जीवन हो जाएगा। हाँ, मृत प्राणी के समान। बिल्कुल सही कहा आपने कि मृत प्राणी के समान हो जाएगा। तो वो मृत प्राणी है भाई। आपने देखा है कि भाई संघर्ष, मुर्दा कभी संघर्ष करता है क्या? अब किसी व्यक्ति का अचानक क्या एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई सीरियसली बीमारी हो गई तो वो क्या स्ट्रगल करते हैं। आज के टाइम में देखो ना, आप वर्तमान समय में देख लो, जैसे कोरोना के बहुत सारे मरीज आते हैं, और आपने सुना होगा 90 साल की एक महिला है, उसने जीवन की जंग जीत ली। 80 साल के एक बुजुर्ग ने जीवन की जंग जीत ली। तो भाई साहब, ये जो स्ट्रगल है वो वास्तव में जिंदगी का एक दूसरा पार्ट ही है। जीने की चाह है। हाँ, जीने की चाह है। वो स्ट्रगल करना जरूरी है। बिना स्ट्रगल के क्या है, कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक किसान था, ठीक है, तो किसान की सबसे प्रिय क्या होती है? फसल होती है। उसकी आत्मा उसकी फसल में निवास करती है ना। तो अब क्या होता है कि किसान फसल बोता, हर बार कभी क्या है, कोई कीड़े मकोड़े लग जाते, कभी कोई रोग फैल जाता, कभी अकाल पड़ जाता, कभी क्या होता कि मतलब बारिश नहीं होती। हर बार किसान को कुछ न कुछ फसल में क्या है, नुकसान होता था। जहाँ अब की बार आप देखें, टिड्डी आ गई जना किया के घरा रमाइन और लोग पिंपलिया ले टिड्डिया उड़ान लाग रहा, क्या नहीं की खातर उड़ा हुआ, फसल बचाने खातर, है ना। वो भी एक स्ट्रगल ही है। किसान बहुत परेशान हो गया प्रमोद जी, देखो बहुत परेशान हो गया। अब भगवान को रात दिन कोसता, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, ये तू क्या कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो। अब एक बार भगवान है, उन्होंने भी देखा यार रात दिन कोसण लाग रहा है, क्यों, ये कोई परेशानी है कि समझा, कोई परेशानी है कौन। गए पास में, बोल बता बच्चा क्या है, क्या प्रॉब्लम है तेरे, प्रॉब्लम क्या है? बोले भगवान, मैं इतनी मेहनत करूं, फसल बोऊं, ये जड़ाई बुढ़ाई जता निनाण वगैरह जगह अपना मारवाड़ी भाषा में 100 काम करूं, लास्ट में यार मेरे साथ गैया हो जावे, हर बार मेरा नुकसान हुआ है। जना भगवान क्यों तू क्या चाहे? कि मैं चाहूँ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार फसल हुए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे को ये आशीर्वाद देता हूँ, किसान से कहा कि मैं तेरे को ये आशीर्वाद देता हूँ कि तू जो चाहेगा ना अपने खेत में वही होगा। अब किसान बहुत खुश हुआ, बहुत मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, वो निष्फल थोड़ी जाएगा। इस बार तो पवारे 25 है, करोड़ों का फायदा होगा, लखपति बन जाऊंगा। काफी उत्साहित हो गए, बहुत उत्साहित हो गया। अब इसने क्या है, फसल बोई। अब किसान की इच्छा होती, इच्छा के अकॉर्डिंग अनाज है उगने लगा, धान उगने लग गयो है। उसकी इच्छा थी इस प्रकार से अनाज है वो उगे, उस प्रकार से उगा। उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग समय पर बरसात होती रही, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई ओलावृष्टि नहीं, कोई अतिवृष्टि नहीं, कुछ नहीं, समय पर बरसात हुई, अच्छी फसल हुई। भाई साहब, खेत है वो लहराने लगा।
गेहूं की फसल है जकी हाइट प्रमोद जी किसान आदमी हो थे भी जानो गेहूं की फसल है। अब गेहूं की फसल है जकी हाइट कितनी हो सके है अंदाजन लगभग 3.5-4 फीट है। हाँ 3-4 फीट। अब क्या है किसान ने मतलब समय पर सब कुछ हो रहा था, धूप है वगैरह, ये भी क्या है इसने भाई 4 दिन हुए धूप मिल गई, अब इसने क्या बरसात करा, उसके तो हाथ में था, वरदान था ना, सही है। सब कुछ समय पर हुआ और गेहूं की फसल 5-6 फीट तक बढ़ गई। क्या बात है, कृपा हो गई ऊपर वाले की। कृपा हो गई ऊपर वाले की। किसान बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ किसान। अब किसान जो है उसने अब सोचा भाई ठीक है कटाई का समय आ गया है, ठीक है, और फसल की कटाई की तैयारी करने लगा। अब कटाई के लिए जैसे ही किसान जाता है तो किसान क्या देखता है, देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। गेहूं की जो बलियां थी प्रमोद जी, उस गेहूं की बलियों में एक भी दाना नहीं था। ऐसे के गेहूं की बलियों में एक भी दाना नहीं था, सारी की सारी बलियां वैसे की वैसे खाली थी। अब बताओ आपके साथ ऐसा हो तो क्या लगे फिर आपको? कुछ सुझेगा ही नहीं। हाँ जी, ऐसी हालत किसान की होगी, काटे तो पानी नहीं। अरे भगवान, भगवान को याद किया, अरे भगवान ये तूने क्या कर दिया, तूने तो अपने वाली कर दी। हमेशा कुछ न कुछ तो होता था, थोड़ा नुकसान होता था, कुछ न कुछ तो होता था, अब की बार अब मैं इसका क्या करूंगा, कचरा ही रहा है अब तो ये मेरे लिए। तो भगवान ने कहा देख बेटा, तूने अपने अकॉर्डिंग जो है इस फसल को पैदा किया, ठीक है, तूने इस फसल को कभी धूप नहीं आने दी, कभी आंधी का सामना नहीं करने दिया, और न कभी इस पर क्या है कि तूफान आया, कभी न ज्यादा इस पर क्या है कि ठंड पड़ी। भाई गेहूं की फसल सर्दियों में होती है, ओला वगैरह जो जिसे कहते हैं अपन पाड़ो वगैरह बोला, वो भी कौन पड़े। तो इस फसल ने क्या है संघर्ष किया ही नहीं। अब जब इस फसल को संघर्ष का पता ही नहीं है तो इस संघर्ष के अंदर वो दाना है वो कहां से आएगा? सही बात है। तो भैया जब संघर्ष करेगी ये फसल तभी तो पैदावार होगी, बिना संघर्ष के पैदावार नहीं हो सकती। तो संघर्ष से वही बात है, संघर्ष जीवन में जरूरी है। बिना संघर्ष के प्रमोद जी पैदावार नहीं हो सकती। वो मनुष्य जो संघर्ष नहीं करता है वो धान की बलियों के समान अंदर से थोता रह जाता है। धान की बलियों के समान अंदर से थोता रह जाता है ना। और थोत तो चढ़ो और बाजे घणो, तो थोता आदमी तो रुक बहुत बड़ी दिख रही थी। हाँ फसल दिख रही थी, परंतु उस फसल को संघर्ष नहीं हुआ ना, तो उसके अंदर वो बीज नहीं अंकुरित हुआ। बीज का जो अंकुरण है वो संघर्ष से ही होता है प्रमोद जी। साथियों, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपने संघर्ष नहीं किया है तो आपके साथ भी वो थोते चने वाली घटना हो सकती है कि दिखाई देने में बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर जो हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो नहीं रहेगी। क्योंकि अपन ने स्ट्रगल ही नहीं किया है, कुछ मेहनत ही नहीं की है, तो जो रिजल्ट आने वाले एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे आएंगे? संघर्ष के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप संघर्ष करोगे, अच्छा एक्सपीरियंस लोगे, अच्छे एक्सपीरियंस से आपकी अच्छी सोच बनेगी, अच्छी सोच से आपका अच्छा स्तर या लेवल स्टेटस बनने वाला है। लीलाधर जी सर ने एक कहानी के माध्यम से अपन को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, तो आप भी इस बात से बहुत कुछ सीख सकते हो कि अगर आपको कुछ पाना है या फिर आपके साथ जो रिजल्ट आपकी जो मेहनत के अकॉर्डिंग आ रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप संघर्षशील बन रहे हो, मजबूत बन रहे हो अपने आप में, और आप में जो पॉजिटिविटी इंक्रीज करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी सबके बस की बात नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सब्र, सहनशीलता ये रखना स्टूडेंट वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एक किसान का जो उदाहरण है फसल वाला, तो वो अपने स्टूडेंट वर्ग के ऊपर भी बहुत अच्छे से लागू। हाँ, बिल्कुल अपन ने मतलब वो किसान वाली बात है। अब आप कहोगे मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग सब काम होगा, तो फिर वो स्टूडेंट सफल कैसे होगा बताओ? सही बात है ना। ये क्या है स्टूडेंट वाली जो लाइफ होती है प्रमोद जी, ये बहुत ही चंचल टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में क्या है कि मतलब थोड़ी सी नादानी रहती है, थोड़ी सी अठलेतियाँ वाली जो है, और दिल के अंदर बड़ी बड़ी उमंग है वह चलती रहती है ना। ज्वार भाटा सा आता है अंदर, परंतु उसके दौरान वो भी क्या है एक संघर्ष ही है। और भटकाव के रास्ते सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भटकाव के रास्ते तो आते ही है। आप अपने घर से निकलोगे ना तब आपका संघर्ष शुरू हो जाता है। आपको से आप जा रहे हो कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोल कोचिंग के लिए जा रहा हूँ, या क्लास लेने के लिए, पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। तो 4 व्यक्ति मिलेंगे, ओ किसी को पढ़े यार, ओ पढ़ किसी न्याल करे, ठीक है ना। मतलब आपके आसपास आपको डिमोटिवेट करने वाले व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। जिसे अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं टांग खिंचन नाला बोला मिल जी सी,
है ना। अब वो जो टांग खींचते हैं ना, उनके साथ आपने अपनी टांग खींचवा ली ना, तो उनके जैसे ही आप हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उस चीजों को सारों को नेग्लेक्ट करके, वो जो सारी चीजें हैं ना, आपके जीवन की परेशानियां हैं, आपके जीवन की जो मतलब संघर्ष की जो चीजें हैं, उन सब चीजों को आप नेग्लेक्ट करके फिर आगे बढ़ते जाओगे ना। अनसुना करना हाँ, अनसुना करना पड़ेगा सफलता के लिए। मतलब कहते हैं ना, अपने आप जो है, अपना जो मन है, अपनी जो आत्मा है, अपनी आत्मा को ये मत बताओ कि मेरी परेशानियां कितनी है, अपनी परेशानियों को ये बताओ प्रमोद जी कि मेरे हौसले कितने बड़े हैं। सही बात है। मेरे हौसले कितने बड़े हैं, क्योंकि हौसले के दम पर ही, हौसले के दम पर हर संघर्ष जीती जा सकती है, हर संघर्ष को जीता जा सकता है। ठीक है ना। अभी पीछे मैं देखो बात करता हूं, वैसे तो फिल्में वगैरह मैं बहुत कम देखता हूं, परंतु आपको पता है इतिहास से हूं, तो इतिहास से रिलेटिव फिल्म है वो मैं छोड़ता भी नहीं हूं। ठीक है ना। तो पीछे एक फिल्म आई थी केसरी, सत्य घटना पर आधारित थी केसरी फिल्म। कितने वो सिख थे, मतलब सिख सिपाही थे, 30-35 के लगभग सिख सिपाही थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी अफगान सेना को रोक कर रखा था, पराजित किया था। वो क्या था, वो संघर्ष था। और वो संघर्ष उन्होंने किसके दम पर किया था, खुद की आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मबल और हौसले के दम पर वो संघर्ष किया था। और इतिहास तो भाई साहब भरा पड़ा है ऐसी अनगिनत कहानियों से, चाहे वह महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज राठौड़ हो, है, और इधर देख लो आपने अजीत सिंह हो, दुर्गादास राठौड़ हो, पृथ्वीराज चौहान हो। तो वो तो बहुत सारे व्यक्ति है जो, जिससे हमें क्या है, प्रेरणा है वो प्राप्त होती है, मोटिवेट है वो हम होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, अपना हौसला रखिए, हौसले के दम पर है वो हर जंग जीती जा सकती है। आपके सामने है सबसे बड़ा उदाहरण, महाराणा प्रताप सबसे बड़ा उदाहरण है ना। तो महाराणा प्रताप जो है, उन्होंने अपना हौसला है वो डगमगाया नहीं था कभी। 7 बार अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए थे, 7 बार सैनिक अभियान भेजे थे, 7 बार सैनिक अभियान, लगातार सैनिक अभियान प्रताप के विरुद्ध आए रहे थे। ठीक है ना। परंतु अंतिम में अकबर है वह भी दाब गया कि भैया इसको पराजित नहीं कर सकते, इस बंदे को पराजित नहीं कर सकते, इस बंदे के पास सेना नहीं है, परंतु हौसला है, हौसला है। ये बात है दोस्तों। जो स्टूडेंट वर्ग है, आपके पास एक लीलाधर जी सर जैसे टीचर या अध्यापक या गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आपके जो सिर्फ हौसला अफजाई करे। वो आपको पढ़ाए नहीं, ज्ञान नहीं दे और नहीं दे, कुछ बात नहीं है, लेकिन आपको हौसला अफजाई करता रहे, ताकि आप, हौसले के साथ ज्ञान जरूरी है। नहीं ज्ञान देने वाले तो देखो सर, जैसे मेरे विचार में ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं अपने, लेकिन हौसला देने वाले नहीं मिलते हैं सर। देखो जी, इंडिया है ये, और अपने भारत के अंदर क्या है कि ज्ञानी पुरुषों की कमी नहीं है। प्रमोद जी, आप सुबह निकलिए और बस यही कहना आपको, मेरे आज पेट दर्द है, तो आपको शाम तक 150-200 डॉक्टर मिल जाएंगे। कोई कैसी अजवाइन की फाकी ले, कोई कैसी गोली ले, कोई कई बात चीज ले, कोई सूंठ ले। मतलब ज्ञान तो भाई साहब अपने भारत में भरा पड़ा है, परंतु उस ज्ञान को है ना, वो सही जो कहते हैं ना मार्ग है, वो नहीं मिल रहा है। वो सही मार्ग, एक तो सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, और दूसरा जो ज्ञान है वो मतलब डाइवर्ट हो रहा है। मतलब अपनी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को क्या है, डाइवर्ट कर रहे हैं, ब्रॉड बना दिया। हाँ, उसको ब्रॉड बना दिया, एक मतलब सीधी रेखा के अंदर है, वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे मतलब कोई भी चीज होती है, आप देखो छोटी सी चीज मानो, जैसे एक ही चीज को अगर बार बार इस प्रकार से टच किया जाए ना, तो वहां पर भी क्या है, छेद हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है छेद, है ना। करत करत अभ्यास है जड़ मत होत सुजान, है ना। बार बार अभ्यास करते रहने से वो कार्य होता है, परंतु वो सीधी रेखा में नहीं होता है। ठीक है। मतलब जब आपने देखा होगा, पहले क्या होता था कि जो कुएं से पानी निकालते थे ना, वो लाव से निकाला जाता था। उसके ऊपर एक पत्थर होता था, और उस पत्थर पर क्या है, वो रस्सी लगी रहती थी, और उससे क्या है कि पानी खींचते थे। हाँ, चरस, वो उसको नहीं, चरस है वो नीचे होती थी, वो जो थैली होती थी जो बंधी हुई रहती थी रस्से से, लाव से, उस रस्से को बोलते थे लाव। ठीक है ना। उससे वो बंधी रहती थी और उससे पानी निकालते थे कुएं से। ठीक है ना। अब बार बार वो रस्सी के आने जाने से उस पत्थर है, पत्थर बहुत मजबूत होता है, और रेशा तो आपको पता है रस्सी कितनी मुलायम होती है ना। और परंतु बार बार रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता था। वो बार बार अभ्यास करने से, वो बार बार कार्य करने से। ठीक है ना। अब एक बार रस्सी उस तरफ डाली, एक बार रस्सी उस तरफ डाली, एक बार उस तरफ डाली, वो पत्थर पर निशान नहीं हो सकता।
तो मतलब मार्ग ये जो है ना, वो क्या है, मार्ग को भटकाने वाली चीजें हैं। एक कर्म ना सीधे मार्ग, हाँ स्ट्रेट चलना चाहिए, सीधे मार्ग के अंदर अपने लक्ष्य है, उस लक्ष्य को फोकस करो अपने मार्ग के अंदर, और फोकस करके उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जाओ, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और है ही नहीं जिंदगी में, जीवन में क्या, आपके संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको पराजित कर सकता है, कोई नहीं। आपको पराजित करने वाले आप खुद हो, बिल्कुल आप खुद अपने आप को पराजित कर सकते हो, दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। हौसले बुलंद हो तो पहाड़ों से भी रास्ते बना दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, जो उनकी जो बिहार से थे, वो उनकी मिसेज के वो बीमार हो गई थी, तो पहाड़ से रास्ता थोड़ा घूम के जाता था। हाँ जी। तो जिस वजह से उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने बस हौसला बना लिया कि मेरे को ये करना है कि मेरे गांव से फिर दोबारा इस वजह से तो डेथ ना हो, और पहाड़ को चीर कर उन्होंने रास्ता चीर दिया था। जी बिल्कुल। जिस तरह से पहले अपने जो हम एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और अपने जैसे 14 मार्च से लगभग स्कूल कॉलेज कोचिंग लगभग ऑफ हैं, तो पिछले 6 आज जैसे काफ़ी टाइम होगा, लगभग 6 महीने हो गए, तो 6 महीने के अंदर कोविड-19 की वजह से आपने अपने पर्सनली जीवन के अंदर क्या चेंजेस महसूस किए हैं? देखो, पर्सनली जीवन में बहुत सारे सबक है वो सीखे हैं। वैसे तो मैं बताऊं, ये कोरोना जो है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए ही आया है। कैसे? सबक सिखाने के लिए आया है। जो व्यक्ति जो भी है, स्टूडेंट है या टीचर है या फिर कोई भी है, अमीर हो गरीब हो, सब मतलब जो है हवा में जीते थे। कोई भूतकाल की है या भविष्य की है, कोई टेंशन नहीं थी, है ना। तो एक तरह से मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस कोरोना से कुछ न कुछ सबक जरूर मिला है, चाहे वह किसी को छोटा मिला है, किसी को बड़ा मिला है, किसी को बहुत बड़ा मिला है, ठीक है ना। तो कोरोना से मतलब हर व्यक्ति को सबक मिला है। आपको भी मिला है प्रमोद जी, आप भी किस क्या है 2-3 महीने घर पर रहे हैं, तो आपको भी कोरोना से क्या है खूब सबक मिला है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सबक नहीं मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी अपनी जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को इस कोरोना ने बदल दिया। कई जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो भी आई है। जैसे मतलब लॉकडाउन रहा था, तो लॉकडाउन के दौरान क्या है, जो प्रारंभ के जो 2 महीने थे, उस दौरान आपने भी देखा होगा कि हिमालय की पहाड़ियाँ तक दिखने लग गई थी, क्लाइमेट अपना है वो पूरा साफ हो गया था, पूरा जो आकाश है वो साफ हो गया था, वातावरण है वो क्लियर हो गया था, है ना। और ये जो अपने नदियाँ वगैरह है वो भी क्या है बहुत स्वच्छ हो गई थी, साफ हो गई थी। ओजोन परत में जो छिद्र बना हुआ है, ओजोन परत का वो छिद्र भी भरने लग गया था। तो प्रकृति जो है ना, वो अपना सर्कुलेशन है वो बराबर कर ही लेती। हाँ, कैसे भी करे। प्रकृति ने क्या है कि मतलब इतना जो पोल्यूशन रहा था ना, उस पोल्यूशन को एक बार झट से 2 महीने में क्या है कि एक बार साफ कर दिया, पूरा क्लाइमेट साफ हो गया। तो वैसे कोरोना से एक ये भी चीज़ मिलती है कि अपने को पर्यावरण पर है ना वो विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। पर्यावरण है ना, ये पर्यावरण पर जब तक अपन फोकस नहीं करेंगे तब तक कोरोना जैसी महामारियां आती रहेगी। प्रकृति के साथ आप अगर खिलवाड़ करोगे ना, तो प्रकृति आपको नहीं बख्शेगी। और जिस दिन प्रकृति ने आपके साथ खिलवाड़ कर दिया ना भैया, उस दिन आपको कोई बचाने वाला नहीं। तभी कहा जाता कि प्रकृति आज भी रहस्य है। हाँ, प्रकृति बिल्कुल रहस्य है, प्रकृति को कोई नहीं समझ सकता। बहुत बड़ा रहस्य है प्रकृति, तो बहुत बड़ा रहस्य है। तो हर व्यक्ति को, प्रमोद जी आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सबक मिले हैं। मेरे को भी इस पर्सनल लाइफ के अंदर बताऊं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर है वो कोरोना से मतलब काफ़ी चीज़ें हैं वो इस कोरोना काल के अंदर कई अप्रिय घटनाएं हैं वो भी घटित हुई है, मेरे साथ है, ठीक है ना। और मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वैसे तो देखो सबके सामने वैसे क्या है, दुख गाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कोई व्यक्ति है ना, किसी भी व्यक्ति को आप अपना दुख मत बताओ। आपको किसी भी व्यक्ति को अपना दुख बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको ये पहली बात बता दी। अपने आप को ये मत बताओ कि परेशानियां कितनी हैं, अपने आप को ये बताओ कि मेरा हौसला कितना बड़ा है, ठीक है ना। और आप किसी को अगर अपने दुख, किसी के आगे रोने से कोई फायदा नहीं है। किसी के आगे रोओगे ना तो उसमें से भाई साहब 10 के आगे रोओगे ना तो 5 तो आपके दुख से खुश होंगे। मैं बता दूं आपको, 5 तो खुश होंगे कि बहुत अच्छा हुआ, और बाकी 5 है उसको कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 को कोई फर्क नहीं पड़ता और 5 है वो खुश होंगे, ठीक।
ठीक है ना। तो वो परेशानियां बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं बता दूं आपको, वास्तव में ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हर व्यक्ति ने क्या है कि परेशानियों का सामना किया है, और इसी परेशानियों से निकलकर एक नए सिरे के साथ अपने को क्या है अब शुरुआत करनी है, चाहे वह स्टूडेंट हो, टीचर हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, या किसी भी वर्ग से हो, किसी भी काम से हो, सबको अब क्या है नए सिरे से शुरुआत करनी है वैसा। ठीक है, परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए सबने अपने आप को संजोने की कोशिश करनी चाहिए अब, बिल्कुल करनी चाहिए। है कि सब जैसे अभी जैसे सर ने बता रहे हैं और अपन ने भी पर्सनली महसूस किया है कि सब नील बटा नील हो गया, जैसे मान सकते हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए, लेट करें या जल्दी करें वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको अब वापस अपने को संजोना भी है, बिल्कुल समझो। जो गया वो गया, अब तो वो वापस आने वाला नहीं है। 14 मार्च को अपन लास्ट आए थे, 14 मार्च से कंटिन्यू, जैसे आज जब बात करें तो 14 सितंबर है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो सभी साथियों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अभी बात आ गई तो लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर अपन ने बहुत कुछ खोया भी है, तो लेकिन अपने को भी अपने लिए टाइम मिला है, मिला बिल्कुल, खुद को समझने का टाइम मिला है पहली बार, मिला है, अपने आप को देखा है, अपने आप को पर्सनली लोगों ने देखा है, मतलब परिवार के साथ है वो टाइम स्पेंड किया है, परिवार का जो महत्व है वो क्या होता है वो सबने जाना है। ठीक है ना, खुद को अपने आप को समझने का है, ये इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। अपने आप को मतलब मेरे को जीवन में क्या करना है, क्या मैंने पीछे गलतियां की, क्या नहीं की, इस चीज को समझने का इससे बड़ा अवसर वो नहीं हो सकता कि मैं कहाँ हूँ, हाँ मैं कहाँ हूँ, कौन सी स्टेज पर हूँ, मैं मुझे को क्या करना चाहिए। और जैसे दूसरी चीज़ की काफ़ी लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल हुए हैं। कि जो लोग योगा वगैरह है, एक्सरसाइज वगैरह कभी न जानते नहीं थे कि सुबह डेली लेट उठना है और करना लेट सोना है, तो उनके पास कुछ रहा ही नहीं, तो अब वो हेल्थ के प्रति काफ़ी अवेयर हो गए हैं। बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल। हेल्थ पर से देखिए, योग है, प्राणायाम है, ये अपने भारत की क्या है प्राचीनतम विधियां हैं शरीर को स्वस्थ रखने की। और मैं तो कहता हूँ भारतीय जो संस्कृति है, आज भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व में डंका बजाया है साहब। ठीक है ना, पूरे विश्व में कहते हैं कि भाई कोरोना है वो बस इसका कोई इलाज तो है नहीं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। ठीक है ना, और योग से प्राणायाम से सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी है उसकी बढ़ती है ना। और देखिए ना, हाय हेलो हग करना वो सारा मिट गया है अब, पर भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग सब बस आपस में नमस्ते ही कर रहे हैं, हाथ मिलाना वाला कुछ नहीं है। तो भैया मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपनी जो संस्कृति है इस अपनी संस्कृति को पकड़ लो, अभी भी मौका है। ठीक है ना, आप नमस्ते से तो सीख ही सकते हो। हाँ नमस्ते तो सीख ही लिया, नमस्ते नहीं, ये प्रकृति है, ये बहुत कुछ सिखा देगी। और भारतीय संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक संस्कृति है। सनातन धर्म है वो एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। स्वयं एनी बेसेंट जो है ना, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी, आयरलैंड की निवासी थी एनी बेसेंट। स्वयं एनी बेसेंट ने कहा है कि हिंदू धर्म जितना, सनातन धर्म जितना कोई भी धर्म वैज्ञानिक नहीं है। मैंने ऐसा कोई सा भी धर्म नहीं देखा जो इतना वैज्ञानिक हो जितना कि ये सनातन धर्म है, ये जो सनातन संस्कृति है। और वो सनातन संस्कृति वो भारतीय संस्कृति है। जैसे ये तो जैसे अपन मानते भी जो अपने जो पेड़ पौधे हैं और या फिर अपन जो पशु पक्षी बोलते हैं उनको अपन देवतुल्य माना है। किसी न किसी वृक्ष को अपन किस देवता के रूप में मानते हैं या फिर किसी को किसी देवता के वाहन के रूप में अपन मानते हैं। तो प्रकृति प्रेमी तो है, देखो इस बात से तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सारे ही है। ठीक है, अपन जैसे हम ग्रामीण जो एरिया से हैं तो अपन ये देखते भी हैं कि पेड़ों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है। पेड़ों की पूजा आप कहाँ की बात कर रहे हो? पेड़ों की पूजा क्या है? अपना जो संस्कृति में है, अपन किसके वंशज है? अपन अपने पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अमृता देवी बिश्नोई के, जाम्बोजी के वंशज है अपन। और अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने खेजड़ी के वृक्ष के लिए अपने प्राण गवा दिए, खेजड़ी हत्याकांड 1730 ईस्वी के अंदर हुआ था, 28 अगस्त। हाँ, जिसके अंदर महिला पुरुष 363 महिला पुरुष है जिन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तो उससे बड़ा प्रकृति प्रेमी का उदाहरण आपको कहाँ पर मिलेगा? तो वो क्या है? वो भारतीय संस्कृति है भाई साहब। ठीक है ना, जाम्बोजी, गुरु जाम्बोजी हुए थे जिन्होंने क्या है प्रकृति, प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक है वो विश्व के, प्रकृति प्रेमी थे। और जिन्होंने अपने विश्नोई संप्रदाय के अंदर है ये नियम बनाया था पशु पक्षियों पेड़ पौधों की सुरक्षा करना। ठीक है, तो हम उनके वंशज हैं, उनके वंशज है हम ये जो अंग्रेज आए थे ना, उन अंग्रेजों के वंशज नहीं है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर है वो चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति वही बात है, वो पाश्चात्य संस्कृति हमें संघर्ष करना नहीं सिखाती है।
पाश्चात्य संस्कृति हमें संघर्ष करना नहीं सिखाती है। बस सारे दिन पड़े रहो, 10 बजे से पहले उठो मत, खा लिया पी लिया, बस शरीर को स्वस्थ रखो, मतलब ऐसे ऐसे आराम में, ऐसो आराम में रहो। अब भाई साहब जब संघर्ष शरीर नहीं करेगा ना, वो शरीर किस काम का नहीं होगा। आज आप देख लो, चाहे इटली को देख लो, यूरोपियन देश देख लो, संघर्ष नहीं है वहां पर, वहां के मानव द्वारा संघर्ष नहीं किया जाता है। तो आपने देखा होगा कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई है वहां, और अपने भारत में मृत्यु दर का सबसे कम आंकड़ा है, और स्वस्थ होने वाले भी बहुत ज्यादा है। रिकवरी रेशियो और रिकवरी रेशियो वो बहुत ज्यादा है भारत का, और भारत से भी ज्यादा है भाई साहब अपने राजस्थान का। क्यों? क्योंकि हाँ जी, मेहनती है, संघर्षशील जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम है ना उन अंग्रेजों के वंशज नहीं है, हम संघर्षशील व्यक्तियों के वंशज है। हमारे राजस्थान की जो भूमि है ना, ये राजस्थान की भूमि भाई साहब संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण है। जितना संघर्ष अपने को यहां पर देखने को मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, है ना। तो हम उनके वंशज है, अंग्रेजों के वंशज नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति का है, उसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, भारतीय संस्कृति को अपनाओ, संघर्षशील जीवन जियो, और स्वस्थ रहो, निरोग रहो, और आराम से रहो, क्योंकि हम उन महापुरुषों के वंशज है, और उन्हीं के रास्ते पर है, वो हमें चलना है भाई साहब। उनको ही अपने को आदर्श मानना है। हाँ बिल्कुल, अपना आदर्श है वो, वही है आदर्श अपने। पर्यावरण सुरक्षा, अरे राजस्थान में सबसे बड़ा उदाहरण है पर्यावरण संरक्षण का, प्रकृति प्रेमिता का सबसे बड़ा उदाहरण है, और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है ऐसे। साथियों, अपने जो श्री लीलाधर जी सर हैं, वो जैसे इतिहास से जुड़े हुए शिक्षक हैं, तो अपने को इतिहास की बातें आज बहुत जानने को मिल रही हैं कि अपने को शायद पता नहीं था। तो इतिहास के फैक्ट बाय फैक्ट भी बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने बताया कि हेल्थ के प्रति भी हम बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं, तो अपन को ये हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है वो कंटिन्यू रखनी है। जैसे जैसे धीरे धीरे अनलॉक स्टार्ट हो रहा है, तो अभी सब कुछ रेगुलेटरी में आने वाला है धीरे धीरे, तो रेगुलेटरी में आने के बाद भी अपन को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि स्वस्थ तो अपने को ही रहना है। साथ ही साथ जैसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पहले स्कूलें कॉलेजें कोचिंगें थी जो ऑफलाइन थी, जैसे 14 मार्च तक की बात करें, तो उसके बाद स्टूडेंट वर्क काफ़ी ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया। तो ये अपने जो पॉजिटिविटी है या फिर नेगेटिविटी है, जैसे हेल्थ के प्रति भी देख सकते हैं, या फिर करियर के प्रति भी देख सकते हैं, या फिर ऑफलाइन को छोड़ के जो ऑनलाइन कन्वर्ट हुए हैं उनमें क्या कि जैसे काफ़ी जैसे आर्गूमेंट्स का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है कि जैसे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास के अंदर बहुत कुछ पूछ सकता था, लेकिन अब जैसे उनके पास ऑप्शन कम हो गए हैं, या फिर जो लर्निंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई है, और जो स्टूडेंट्स के प्रति जो आपस के अंदर डिस्कशन चलता था तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो क्या इसका चांसेस बनते हैं क्या आज के दौर के अंदर ऑनलाइन वाला? देखो प्रबंध, जो ऑनलाइन की ये बात है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई वर्तमान जो दौर है वो तकनीकी युग है। इस वर्तमान समय को अपन क्या है, तकनीकी युग कह रहे हैं। आज अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, आपके स्टूडियो के अंदर बात कर रहे हैं अपन, तो ये सब तकनीक से ही पॉसिबल हुआ है। और जो कई जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, या फिर जो चाहने वाले हैं आपके, वो इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को आपके देखेंगे तो वो किसके बल पर, तकनीक के बल पर ही देखेंगे। तो देखिए, तकनीक के साथ तो हमें चलना ही होगा, स्वीकार करना ही होगा। बिल्कुल स्वीकार करना होगा, समय के साथ चलना होगा, क्योंकि अगर समय के साथ हम परिवर्तित नहीं हुए तो समय हमको परिवर्तित कर देगा, ठीक है ना। तो उस तकनीक से हमें जुड़े रहना है। हाँ, ये क्या है कि ये एक तरह से कह सकते हैं अपन, आपको एक मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। ऑफलाइन नहीं चल रही है ना, ऑफलाइन चीज़ें नहीं हो रही है, स्कूल कॉलेज की कोचिंग वगैरह ऑल ओवर सब वो बंद है आज के टाइम में, ठीक है ना। और उस टाइम में क्या पढ़ाई ज़रूरी है, शिक्षा है वो बहुत आवश्यक है, जीवन का एक अभिन्न अंग है शिक्षा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। ऑफलाइन जब तक न तैयार हो, या ऑफलाइन का रास्ता जब तक न खुले, तब तक अपने को ऑनलाइन जो है उस पर स्टडी करते रहना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से हमें दूर नहीं होना। वो दूरी है ना, वो दूरी हमें नहीं बनानी है। किसी भी माध्यम से अपने हाँ, किसी भी माध्यम से हो, चाहे वह हमें क्या है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, या फिर यूट्यूब पर चल रहा है, जो कोई ऐप वगैरह है उन पर क्या है अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब थोड़ा सा क्या है कि एट्रैक्टिव जो है वो बहुत थोड़ा कम होता है, उसके अंदर एट्रैक्टिवपन वो थोड़ा सा कम होता है, परंतु अपने को क्या है वर्तमान में एक कह सकते हैं, सीधी सी बात है, मजबूरी भी है। मारवाड़ी में कहावत है कि नया माम में ना काणो मामो ही चौको,
सही है ना। मैं मामो काणु मामो भी चौको, तो तकनीक से जुड़े भी रहना है और अपनी शिक्षा है उसको भी कंटिन्यू लर्न के अंदर रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो अपने को कार्य भी करना है, कौन सा अपने अध्ययन वाला कार्य है वो भी करना है, उससे जुड़े रहना है, उससे दूर नहीं होना है। तो अपने को ये जो ऑप्शन मिला है उसको अपने को स्वीकार करना चाहिए। आज पूरा विश्व, क्या भारत, क्या राजस्थान, पूरा विश्व जो है वो इस मार्ग की ओर चल रहा है। तो अपने को क्या है कि उस मार्ग को अपनाना है। आधुनिकता है, तकनीकी युग है, तो उस चीज़ को भी अपने को अपनाना होगा। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि भाई इंटरेस्टिंग या एट्रैक्टिव थोड़ा सा कम होता है, परंतु क्या है कि भाई बता ही दी था ना, ऑप्शन यही है अभी। हाँ, नहीं सर, ये सब ठीक है, ठीक बात है, लेकिन जैसे अपने अंगूठे के अंदर माने या फिर मोबाइल के अंदर एक स्क्रॉल पावर है, तो वो स्क्रॉल पावर जैसे आप सुबह 7 बजे आप शुरू करो ना, तो आपकी अंगूठे की क्षमता या मोबाइल की बैटरी होनी चाहिए। स्क्रॉल करते जाओ, आप पता नहीं कहाँ से शुरू करने वाले और कहाँ पे पूरे विश्व का भ्रमण कर लोगे। हाँ, पूरे विश्व का भ्रमण तो कर लोगे। ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है सर। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इधर भी है ना, अपन को देखो थोड़ा बहुत जैसे विचार करना चाहिए। जैसे अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनको आप जैसे इस पर क्या करना चाहोगे कि स्क्रॉल पावर के ऊपर? देखो, कोई भी काम करते हैं अपन, तो उसके अंदर क्या है, अपने को मार्ग से भटकाने वाली चीज़ें वो बहुत अधिक है, वो मिलती है। आप जाओगे ना स्ट्रेट कोई रास्ते पे जाओगे, किसी गांव पे जाओगे ना, तो आपको राह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको रास्ता भटका सकती है। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये मतलब हर बुरी चीज़ एट्रैक्टिव होती है, ये एक सिद्धांत ही है। बुराई है वो अच्छाई से ज़्यादा एट्रैक्टिव होगी, ये हमेशा याद रखना। अब किसी को भी देख लो, कोई से भी फील्ड में देख लो, कोई सी भी चीज़ में देख लो, बुराई जो है वो एट्रैक्टिव वो ज़्यादा होती है, हमेशा चमकेगी। हाँ, चमकेगी, बिल्कुल हमेशा चमकेगी, है ना। तो क्या होता है कि ये चीज़ें हैं वो एक तरह से अपने को मार्ग से भटकाने वाली चीज़ें हैं, वो बुराई चीज़। आप फेसबुक है उसको खोल के देख लो, तो आपको 70 प्रकार की चीज़ें मिलेगी, 70 प्रकार की चीज़ें आपको मिलेगी जो आपको अपने मार्ग से भटकाने वाली है। तो मतलब हाँ, मैं ये नहीं कहता भाई इन साधनों का, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तकनीकी युग है, देखो इसके साथ चलना होगा, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु सीमित मात्रा में इनका प्रयोग करना चाहिए। और कितना, जितना अपने को आवश्यक है ना, जितना अपने को आवश्यक है अपने लिए करना चाहिए। व्हाट्सएप का प्रयोग आप करो तो अपने जैसे जो अपना मैटर है उसको शेयर करने के लिए करो, आप अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं या अपने जो लेसन है उसको शेयर करने के लिए कराओ, या फिर अपने जो क्वेश्चन वगैरह है उसको शेयर करने के लिए करो, है ना। फालतू के जो मैसेज है, वो चीज़ें हैं, वो रद्दी जो चीज़ें, कचरा जो है ना, उसके लिए व्हाट्सएप का उपयोग मत करो। फेसबुक का प्रयोग करो तो आप मतलब आपके हित की जो जानकारी है उसको पाने के लिए, आपके हित में जो चीज़ है उसका प्रयोग करो। और फिर क्या होता है कि इसमें कैसा सिस्टम होता है, बुराई आपको बताया था अपने और एट्रैक्टिव करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही मोबाइल खोलते हैं ना, तो फिर क्या है, वो बुराई चीज़ है वो एट्रैक्टिव करेगी और उसको अपन क्या खोल कर देखेंगे, और उसके बाद आगे उसके आगे सजेशन वाले में जाते जाएंगे। हाँ, जाते जाएंगे। वो एक गहरा कुआं है, उस कुएं के अंदर बस गिरते जाओ, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो अपने हित के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करो। वास्तव में ये चीज़ें, व्हाट्सएप है और है, ये सब चीज़ें किसके लिए बनाई गई है? फायदे के लिए बनाई गई है, यूज के लिए बताएं। यूज के लिए, अपने यूज के लिए बनाई गई है। परंतु आज है वो चीज़ें हमें यूज कर रही है, हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले कहते थे डाटा फ्री है गया, लेकिन आजकल इंसान फ्री हो गया। हाँ, इंसान बिल्कुल फ्री हो गया। मतलब आज का टाइम ये हो गया कि आप किसी व्यक्ति को मोबाइल दे करके और 2 GB डाटा दे करके बैठा दो, सुबह से शाम तक, हाँ, सुनसान जगह में बैठा दो, वो सुबह से शाम तक बैठा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भूखा है, प्यासा है, भूख प्यास लगेगी नहीं भाई, लगेगी नहीं, सवाल ही नहीं होता है भूख प्यास लगने का। तो उसके अंदर वो गिरता जाएगा अपने यूज के लिए। बस मेरी तो सबसे यही राय है और मेरा पर्सनल अनुभव है, या सबसे मैं यही कहता हूँ, अपने यूज के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। ये जो चीज़ें हैं वो हमारे यूज के लिए बनाई गई है। आधुनिकता का, तकनीक का प्रयोग है वो इंसान के सहयोग के लिए बनाया गया है, परंतु ऐसा न हो कि ये जो चीज़ें हैं वो हमें यूज करने लग जाए, इंसानियत खत्म हो जाए, ऐसा न हो। जैसे सर ने बताया कि अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है बुराइयों में, तो मोबाइल के अंदर भी सर अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अट्रैक्ट कर लेता है। बिल्कुल। और जैसे दूसरी चीज़ ये बताऊं कि जैसे अपना मोबाइल है उसके अंदर जैसे डाटा है,
और किसी के मैसेज नहीं आने वाले हैं, लेकिन हर 5 मिनट बाद अपन नेट ऑन करते वो हैं। आदत पड़ गई, तो वो उस चीज की आदत पड़ गई, जो हमारा जो शरीर है वो उसके अकॉर्डिंग ढल गया। मतलब आप एक छोटी सी चीज देखिए, मतलब ये है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, ठीक है ना, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो मतलब आप चाहे अलार्म लगाओ या मत लगाओ, आपकी मतलब फिक्स टाइम पर आंख खुल जाएगी, वो आदत होगी। अब अपने को क्या है कि वो हैबिट हो गई, वो मोबाइल को बार बार देखने की वो आदत हो गई, तो वो आदत पड़ गई है। और उस आदत को डालने वाले कौन है? हम ही है। बस मात्र 3 दिन के अंदर, देखो मनोवैज्ञानिकों का और का मानना है 3 दिन के अंदर बुरी से बुरी लत को, बड़ी से बड़ी आदत को लगाया जा सकता है, और 3 दिन के अंदर है वो बड़ी से बड़ी आदत को, बुरी से बुरी लत को छोड़ा जा सकता है। आप ट्राई करके देख लो। आप चाय पीते हो, ठीक है, सुबह उठते ही चाय पीते हो, आप 3 दिन कंटिन्यू चाय छोड़ करके देखो। चाय की जगह मतलब एकदम गर्म पानी है, तो वो वैसे भी कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है गर्म पानी, है ना, तो सुबह गर्म पानी है उसको पीजिए। 3 दिन आप ऐसे करते रहो। पहले दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे दिन है वो थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, तीसरे दिन है वो आपको वो जो चाय वाला जो सिस्टम है ना, वो आपके धीरे धीरे छूट जाएगा। बस 3 दिन, बस प्रयास करने के लिए 3 दिन काफ़ी है। वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत भी है, 3 कदम चल के देखो मंजिल अपने आप मिलेगी। तो वो 3 कदम का मतलब यह को नहीं कि 3 कदम चाले आ रही मंजिल जाओ लियो, वो वाली बात नहीं है। 3 कदम से मतलब क्या हो गया? 3 कदम से मतलब ये 3 दिन का ही है। 3 दिन में आदत सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये होता है जी। हमारी हैबिट्स ही रेगुलरिटी है। हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारी जो आदतन अपन कुछ कार्य करते हैं उसके अंदर अगर चेंजेस लाना है तो अपन को पहले खुद को मोटिवेट करना होगा कि मेरे को ये करना है। जैसे आपको मैं जोर ज़बरदस्ती ये बोलूँ कि आपको चाय छोड़नी है तो मैं कभी नहीं छुड़ा सकता, लेकिन आप खुद सोचो कि मुझे चाय छोड़नी है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या है, मतलब वो कहते हैं ना, बुराई के अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो हर व्यक्ति के अंदर क्या है, बैड हैबिट्स भी होती है, गुड हैबिट्स भी होती है। वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन सी हैबिट्स को वो अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। आपके अंदर बैड हैबिट्स भी है प्रमोद जी, मेरे अंदर भी है, और आपके अंदर गुड हैबिट्स भी है। अब आप पर डिपेंड करेगा कि कौन सी आपके हैबिट्स है वो आप पर हावी हो, है ना, वो आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप पर बैड हैबिट्स हावी हो गई ना, तो आप एक बैड मैन बन जाओगे, है ना। और अगर आपको गुड हैबिट, हाँ, जो गुड हैबिट्स है वह आप पर हावी हो गई, उनको आपने अपना लिया, तो आप एक गुड पर्सन बन जाओगे, ठीक है ना। तो वो बैडमैन और गुड पर्सन है ना, वो खुद ही बन सकते हैं अपन, अपने पास पावर है। अरे बहुत पावर है इंसान के पास, बस समझने वाला चाहिए। पूरी पृथ्वी पे जो भी किया इंसानों ने किया है। हाँ बिल्कुल, इंसानों ने किया है, सब कुछ इंसानों ने प्रकृति ने हमें जो दिया है उसको दिया है, लेकिन हमने उसको मात्रा में दिया है, उसका यूज है वो हमने किया है, इंसानों यूज ने करके किया क्या क्या बना दिया। अब जैसे अब हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे देख रहे हो, लेकिन अच्छे से बात चल रही है। हाँ, चल रही है। दूसरी चीज़ सर, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे अपने यहाँ पे अभी जैसे अच्छा इतने दिन तो स्टूडेंट सोच रहे लॉकडाउन है, एग्जाम्स होगी या नहीं होगी। अब अचानक से उनको एग्जाम डेट्स मिल गई हैं, हाँ जी, बहुत सी भर्तियों की मिल गई हैं, कॉलेजेस की एग्जाम डेट मिल गई है। तो अब अचानक उनके पास इतने दिन तो ये सोच रहे थे कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कुछ पता नहीं था। अब अचानक से डेट आ गई तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि यार अब क्या होगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से रेस्ट में थे, तो जाहिर सी अपन मान सकते हैं कि वो सरप्राइज मिल गया। तो अब वो किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्योंकि स्ट्रेटेजी बिना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब उनके पास उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। 60, 59, 58, 50, 45 डेज ये काउंटडाउन शुरू हो गया उल्टा। इतने दिन तो उनको पता ही नहीं था होगी कि नहीं होगी, अब अचानक से काउंटडाउन शुरू हो गया। तो अब इस जो टाइम है उसके अंदर अपने वो स्टूडेंट्स क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, या फिर डिप्रेस की सिचुएशन आ सकती है, तो उसके लिए कुछ सजेशन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपको जैसे बताया था ना गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने समाज की, स्टूडेंट की, सबकी ये एक बैड हैबिट्स होती है। क्या बैड हैबिट्स होती है भाई? परीक्षा, और परीक्षा में तो अभी 5 महीने पड़े हैं, तैयारी कर लेंगे आराम से। परीक्षा में तो अभी 7 महीने पड़े हैं, तैयारी कर लेंगे आराम से। अभी इतना टाइम पड़ा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। ये अपनी बैड हैबिट्स है। सबसे पहली बात मतलब ये है कि टाइम कितना भी रहो, हमें जो हमारा काम करना है ना वो करना ही है। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर के अंदर माँ है,
ठीक है। तो दोपहर के अंदर प्रमोद जी, आप दोपहर के समय में कब तक खाना खाते हो? 1 बजे के लगभग, है ना? तो माँ ये थोड़ी कहती है कि भाई 1 बजे खाने का टाइम होगा तो मैं 1 बजे ही बनाऊंगी, तो खाओगे कब, है ना? तो मतलब जो घर की जो लेडीज है, जो महिलाएं हैं, वो क्या है, सुबह उठने के बाद नाश्ते का प्रबंध करती है, और नाश्ते जैसे ही कर लिया ना नाश्ता, तो नाश्ते के बाद वो क्या है, दोपहर के भोजन की तैयारी करने लग जाती है। सही है ना? अब दोपहर के भोजन की जब वो तैयारी करने लग जाती है, तब जाकर के सही समय पर क्या है, वो भोजन आपको तैयार मिलता है, और तब क्या है, अपन वो खाना खा सकते हैं। तो वही बात यहां पर भी है। अपन क्या करते हैं कि भाई जैसे एन वक्त पर, मतलब 1 बजे, कि भाई अब खाना खाना है, उस समय भोजन की तैयारी करने की सोचते हैं, तो उसमें हड़बड़ाहट तो देखो होगी, ये तो जाहिर सी बात है, हड़बड़ाहट तो होगी। तो क्यों न उसकी तैयारी आप पहले से रखो। खाने की बात चल रही है तो हर चीज़ का रायता हो जाएगा अगर 1 बजे शुरू करेंगे ना। हाँ, तो सब चीज का रायता हो जाएगा। यही होता है, ये विद्यार्थियों के साथ होता है, विद्यार्थियों के साथ भी ये होता है। फिर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूं, मैं ये पढ़ूं, ये पढ़ूं, फिर वो दिमाग के अंदर क्या, टेंशन के अंदर पढ़ते हैं, तो वो सारे क्या है, मिक्स हो जाते हैं, है ना? हाँ, मान लो अब आप कहोगे सर जी चलो आपने अब बताया है, आगे से तैयारी रखेंगे। भाई बहुत सारे, भाई गुरु जी ठीक है, सबक मिल गयो, आगे हूँ हमेशा तैयारी अब की करा। तो अब की मैं बात बता दूं, बस उसी एग्जाम्पल पर मैं लेता हूं कि भाई 1 बजे खाना खाना है, और उस समय बताया जाए कि भाई अभी भोजन बनाओ, तो अगर तसल्ली से, फ्रेश माइंड से, शांति से अगर वो भोजन बनाया जाएगा, वो भोजन स्वादिष्ट भी होगा, अच्छा भी होगा, और वो बन भी जाएगा समय पर। हाँ, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, वो समय पर तैयार भी हो जाएगा, अच्छा तैयार होगा। वही बात अपने यहाँ पर स्ट्रेटजी वो लागू होती है। शांति के साथ अभ्यास कीजिए, शांति, साहस और विनम्रता के साथ। टेंशन दिमाग में लेनी नहीं है, ठीक है ना? अगर वहाँ यहाँ ये सब कुछ रिमोट कंट्रोल है, यहाँ से सब कुछ क्या है, कंट्रोल होता है। और अगर ऐसे करेंगे ना, हड़बड़ाहट करेंगे, तो फिर आप कह रहे थे ना रायता, तो वो फिर रायता ही होना है, ठीक है ना? उस रायते को मत फैलने दीजिए। मतलब जितना भी आपने पढ़ा है, शांति के साथ पढ़िए, फ्रेश माइंड से पढ़िए, बिना किसी टेंशन के पढ़िए। प्री प्लान। हाँ, प्री प्लान के साथ है वो पढ़िए। जितना टाइम है अधिक से अधिक है, अब आप देखो भाई टाइम कम रहा है, तो अधिक से अधिक टाइम है, उस चीज़ को देख करके आप इस समस्या से निकल सकते हो। और भविष्य में ये चीज़ ध्यान में रखना कि खाना खाते वक्त है, वो खाने के टाइम है, वो खाना नहीं बनाया जाता, उसकी तैयारी है वो पहले से सुबह से की जाती है। तो उसकी तैयारी है वो अपने को, रेगुलरिटी है उसको ज़रूर रखना है। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि चलो कोई ना, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो खाना खाने का टाइम है 1 बजे का, तो 1 बजे खाना नहीं बनाना है अपने को। अगर बाय द वे अगर 1 बज भी गई है किसी कारणवश, तो अपन को सब्र रखनी है, सहनशीलता रखनी है, और संतोष रखना है, और विनम्रता रखनी है, ताकि जो हो गया सो हो गया। अब लेकिन अब जल्दबाजी, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है। जो करना है शांति के साथ करना है, ताकि हम बहुत अच्छा विनम्रता के साथ करना है, ताकि 1 बजे नहीं तो 2 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा और अच्छा बनेगा। जो जैसे कि अपन कल्पना करते हैं, जैसी अपनी भूख है, जाहिर सी बात है 1 घंटे लेट होंगे तो भूख बढ़ेगी। अपने साथ भी एग्जाम्स के टाइम में भी ये होगा कि जितना टाइम निकला है तो उस अपनी
जैसे स्टूडेंट्स लाइफ के, सॉरी सर, सॉरी दोस्तों, आवाज़ कट के चली गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो एक बार पुनः रिपीट करता हूँ मैं कि जैसे अब स्टूडेंट्स आप भी थे, मैं भी था और आप भी हैं, तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपन, और जो वर्तमान जो लाइफ है हमारी चल रही है, जैसे उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे आपसे मैं चर्चा करना चाहूँ कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा जिस वजह से आपने जैसे अपने टारगेट चेंज किए हैं। बहुत बार अपने सामने सिचुएशन आती है कि अपन को अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं लाइफ का टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हर जगह होता है। जैसे अपन मूवी देखते हैं तो मूवी के अंदर भी एक सीन ऐसा आता है, उसके बाद मूवी की पूरी दिशा और दशा चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो उसी तरह अपने लाइफ के अंदर भी, सबकी लाइफ के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है तो आप उनको अपनी दिशा चेंज हो जाती है, लाइफ की जो लाइफ स्टाइल है पूरी चेंज हो जाती है। तो आप अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा मानते हो जिस वजह से आपने अपने जैसे चेंज, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंज किया ही है। देखो प्रमोद जी, एक बात तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि लाइफ में ये जो टर्निंग पॉइंट आते हैं ना, वो सिग्नल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, परंतु एक तो सबसे पहला अपना जो लक्ष्य होता है ना, उसको इस प्रकार से रखना चाहिए कि अपने लाइफ में जितने भी टर्निंग पॉइंट आए, जितने भी और चीज़ें आई, वो सब चीज़ें हैं, वो क्या है कि उसको नेगलेक्ट करके अपन आगे बढ़ते जाएं। वो सब चीज़ें उसके अंदर मायने न रखे, अपना टारगेट फिक्स रहे, अपन चेंज न हो। फिर भी बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो जीवन में, जो अपना जीवन पहले कोई और प्रकार का था, अब कोई और प्रकार का है, जो अपनी जो पूरी लाइफ है, वो लाइफ स्टाइल है, वो परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं, कई अवसर भी आए हैं, जैसे कॉलेज की थी, कॉलेज के बाद में अब क्या करना चाहिए, ठीक है ना, उस दौरान कोई दिशा निर्देश देने वाला था नहीं, तो उस दौरान क्या करना चाहिए। और उसके बाद में बीएड की थी, तो बीएड के बाद में भी मतलब बीएड का ऑप्शन मैंने चुना था। और पहले देखो, ग्रेजुएशन से पहले तक तो टीचिंग लाइन का वैसे कोई था ही नहीं, ठीक है ना, रीजन नहीं था, परंतु जैसे ही बीएड की, तो बीएड के बाद में टीचिंग लाइन की जो इच्छा है वो जागृत हो गई, और उसके बाद में तब से लेकर के आज तक है वो टीचिंग लाइन के अंदर है, वो चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक मतलब ऐसे आता ही है, समय आता है कि जिसके अंदर अपने क्या है कि पूरे जीवन को परिवर्तन करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। अपना जो एम है उनको भी कई कई बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ भी आती है, जिस कारण से क्या है अपने एम को भी बदलना पड़ता है। तो चाहे अपने एम को बदलो और चाहे कोई भी दूसरा रास्ता चुनो, किसी भी रास्ते पर जाओ आप अपनी पूर्ण दृढ़ निश्चयता के साथ है, आप अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ है, वो किसी भी मार्ग पर चलोगे, सब मार्ग में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, मैं जैसे अपने एक निजी जीवन का वाक़या शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ सर, कि जैसे मैं अपने पास, जैसे अपने एक कहावत चलती है कि पीछे नहीं हटना चाहिए बहुत बार, लेकिन पीछे हटने वाली बात वहाँ आती है जहाँ पे अपने पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। आजकल स्टूडेंट वर्क के बाद बहुत से ऐसे ऑप्शन हो गए हैं जिसके अंदर पीछे हटने जैसा कुछ नहीं है। कंपटीशन है, तो कंपटीशन के अंदर आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन को टारगेट चाहिए। अपन किसी झगड़ थोड़ी ना रहे, किसी अपना स्वाभिमान थोड़ी ना गिरा रहे हैं। अपन को टारगेट, जो अपन ने टारगेट डिसाइड किया है वो अचीव करना है। जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी सीएस का स्टूडेंट रहा हूँ सर, तो मैं फाइनल नहीं कर पाया था। तो जैसे मैंने 2 अटेम्प्ट दे लिए, तो दोनों टाइम में जैसे सक्सेस, सफलता नहीं मिली, पास नहीं हो पाया था किसी कारण से। अब मैंने रास्ता चेंज कर लिया, चेंज करके दूसरे फील्ड के अंदर आ गया। तो मेरे जो क्लासमेट थे तो वो बोलते यार प्रमोद, तेरे को तो हम बहुत मजबूत देखते थे और तूने रास्ता बदल लिया। तो वहाँ पे जैसे मैंने अपने जो सीनियर गुरुजी मानता था, जिनके मार्गदर्शन पे चल रहा था, तो उनको जाके मैंने पूछा कि ऐसी कुछ बात चल रही है। तो बोले कि बेटा, पढ़ाई के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि पढ़ाई के अंदर अपन को जो टारगेट अपन ने डिसाइड किया है, तो पहले टारगेट निश्चित थे। अपन जैसे लाइफ के गोल होते हैं वो अलग है, स्टूडेंट के गोल हैं वो अलग है। स्टूडेंट का गोल है एजुकेशन लेना, तो अपन जैसे टारगेट सीएस चेंज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीएस के अल्टरनेट के अंदर तो कुछ दूसरा तो करने वाला है ना। ऐसा थोड़ी ना पढ़ाई छोड़ के घर बैठ गया या फिर कहीं और चला गया, तो वो नहीं कर रहा है। अगर ये करता है तो पीछे हटना है। पढ़ाई चेंज की है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, स्कोप चेंज कर दो ना। अगर आपको इस फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं मिल रही है लंबे प्रयास के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे 1000 ऑप्शन है कि आप उससे बेटर कर सकते हो एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इस पर मेरे को एक बात याद आ गई, स्वामी विवेकानंद की। आपने मतलब कई जगह पर ये लोगो लगा हुआ देखा होगा। विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी जी ने, कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो। तो सफलता का मतलब ये नहीं है भाई साहब नौकरी लगना,
कि भाई अब का ये है कि भाई जिसने जो नौकरी नहीं लगा वो सफल नहीं है। मतलब आपके माता पिता है या फिर मेरे माता पिता है और हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं, लाखों हैं, सबके माता पिता सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी है, नहीं है ना। तो वो क्या सफल नहीं हुए? हुए हैं, हुए हैं, सफल है ना, सफल हुए हैं, तभी तो आज हमें पाला है, पोसा है, इस स्तर पर आपको बिठाया है, हुए है ना सफल, बिल्कुल सफल हुए। तो ये कोई जरूर, एक तो ये मानसिकता रह गई है भाई गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिली तो वो डिप्रेशन में आ गया और वो फिर सफलता कुछ नहीं हुआ, ये बात नहीं है। व्यक्ति को सफल होने के लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं है। बिना नौकरी वाले आपको हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मिल जाएंगे जो बिना नौकरी के सफल हो गए हैं, ठीक है ना। बस अपना गोल जो है जीवन का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उस गोल को फिक्स रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता का मतलब ये अभिप्राय त्याग दो सफलता का कि भाई नौकरी लगना सफलता है, नौकरी लगना सफलता नहीं है। आप खुद अपने माता पिता को देख लो, क्या वो अनसक्सेस है? अगर वो अनसक्सेस होते तो आप नहीं होते, अगर वो अनसक्सेस होते तो आप नहीं होते। तो सफलता का मतलब ये नहीं है बस नौकरी लगना, सफल जीवन में सफल होना है भैया। और जीवन में देखो सफल होना है तो देखो जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा संघर्ष करोगे ना उतना ज्यादा सफल होगे आप। धन्यवाद। इस पे जैसे एक बात और कहूँ कि सक्सेस की डेफिनेशन वो नहीं है जो दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं। हाँ जी। तो सक्सेस की डेफिनेशन वो है जो आपने क्या सोच रखी है। सबके अकॉर्डिंग अपनी सक्सेस की परिभाषा होती है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है लीलाधर जी सर, हिस्ट्री से आते हैं, तो हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित अपन को बहुत सी बातें बताई है इन्होंने। और इसके साथ ही लीलाधर जी सर से अपन जैसे एक लाइन और सुनना चाहेंगे कि अपने स्टूडेंट्स को एक वन शॉट के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकें। एक ही लाइन में मैं कहना चाहूँगा प्रमोद जी कि संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष करते जाना है। जितना ज़्यादा संघर्ष आपको मिले अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा दुखी नहीं होना है, खुश होना है। क्योंकि फिर संघर्ष के बाद में आपके जीवन में ना जो निखार आएगा उसको लोग देखेंगे, उसको लोग याद करेंगे। तो उस संघर्ष के साथ चलते रहिए। धन्यवाद। लीलाधर जी सर से अपन ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की और लीलाधर जी सर आज हमारे साथ आए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। इसके लिए आपका स्टूडेंट्स की तरफ से और मेरी तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत आभार। दोस्तों लीलाधर जी सर आगे भी हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। जैसा कि आप जैसे जानते हो कि हर यूट्यूबर की एक चाह होती है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे की जो कहानियाँ हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लीलाधर जी सर आपका भी बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, सभी का आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अपने नए शिक्षाविद सीरीज नेक्स्ट सेशन के अंदर नए अध्यापक के साथ अपन मिलेंगे और उनके साथ परिचर्चा करने वाले हैं। एक बार पुनः धन्यवाद।